कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का प्यार भरा नमस्कार। और साथ ही साथ गंद्रू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। आइए चलते हैं आपको लेकर कृषि समाचार की ओर। आइए देखते हैं किसान भाइयों कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में पशुपालकों के लिए लागू है एजोला उत्पादन एवं प्रशिक्षण योजना। कृषि मंत्री ने किया रबी बीजोपचार अभियान का उद्घाटन। साहिब सेम के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं पूसा सुमित। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में पशुपालन की तरक्की के लिए केंद्र प्रायोजित और पशुपालन विभाग राज्य सरकार द्वारा संचालित एजोला उत्पादन एवं प्रशिक्षण योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरा चारा के सशक्त विकल्प के रूप में एजोला उत्पाद को प्रोत्साहन देना है। इस योजना की इकाई लागत 5,000 रुपए है, जो किसानों को 100% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। बीते दिनों कांके रोड स्थित समिति सभागार में कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा 100% रबी बीजोपचार कार्यशाला 2013-14 का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही बीजोपचार से संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। मौके पर कृषि सचिव नितिन मदन कुलकर्णी और समिति निदेशक जटाशंकर चौधरी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। कृषि मंत्री ने बीजोपचार अभियान को सफल बनाने के संबंध में कहा। देखिए, हम लोग अधिकारियों को गाइडलाइन दे चुके हैं। इसका जो बीजोपचार करके ही किसान लोग अगर यदि फसल लगाते हैं, जो सीड ड्रम के द्वारा जो है इन्होंने इसको हम लोग हर गांव में किसान मित्रों के द्वारा जो है इसको प्रचार प्रसार के लिए हम लोग भेज रहे हैं। हमारे जिला कृषि पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी जो कृषि से रिलेटेड हैं, इन लोग गांव में जा कर के गांव में चौपाल के माध्यम से वहां किसान मित्र के द्वारा इसको जो सीड ड्रम में जो है बीजोपचार के दौरान अगर यदि फसल अगर खेत में लगाते हैं तो जो कीड़ा लग जाता है या फसल बर्बाद होता है, कई तरह का धान में देखते हैं कि ये सब सारा प्रॉब्लम में आते हैं और उसका जो है हमारा जो फसल जो है वो मर जाता है या उस पर कई तरह का संक्रामक रोग उत्पन्न हो जाता है। इससे किसान को कम से कम फायदा होगा और फसल हमारा दोगुना, इससे पैदावार भी बढ़ेगा। रबी फसलों में कीट प्रबंधन के लिए किसान खेतों की तैयारी करते समय ही ध्यान देना शुरू कर दे। पिछले फसल की कटाई के बाद बचे खरपतवारों को अच्छी तरह से जमा करके जला दे। दलहनी फसल के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 150 किलो चूना मिलाएं। रबी फसल की बुआई करने के पहले किसान भाई एक बात जरूर ध्यान दें। अगर खेत में खरपतवार है, खड़ी डंठल है, खुंटियाँ है, उसको जमा करके जला दें। जलाने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि बहुत से कीड़े मकोड़े उसमें छिपे हुए रहते हैं। अगर सड़ने लायक है तो वो खरपतवार को उसी खेत के किसी कोने में गड्ढा बना करके उसको दबा दें। और उसके बाद जब खेत की अंतिम तैयारी करते हैं, तब खास करके अगर दलहनी फसल लगाते हैं तो चूने का प्रयोग अवश्य करें किसान भाई। चूने का करीब करीब 150 किलो प्रति एकड़ की दर से, इससे आपका उपज में बढ़ोतरी हो जाता है। और बीजोपचार करें। अगर दीमक जैसे लगता है तो उसके लिए क्लोरपायरिफॉस तरल का से बीजोपचार करें। 6 से 8 ml प्रति किलो बीज। किसान भाई दलहनी फसल साहिब सेम के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा सुमित या HAVFP 41 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 150 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। साहिब सेम दलहनी फसल सेम की ही एक प्रजाति है, जो राजमा की तरह दाल या सब्जी व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। राज्य के किसान साहिब सेम के बेहतर उत्पादन के लिए ICAR दिल्ली या ICAR प्लांडू रांची द्वारा विकसित प्रभेद लगा सकते हैं। किसान भाई को लिए मैं बता दूं, जो लोग साहिब सेम का खेती करना चाहते हैं तो इसमें जो हरी फली के लिए जो खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए एक उन्नत किस्म जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से विकसित हुई है, उसका नाम है पूसा सुमित।
जिसका उपज क्षमता करीब करीब 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। उसके अलावा हमारा केंद्र से एक HVFB 41 करके जो नई किस्म जो अभी लाइन के रूप में है, जिसका बीज भी हमारा इस केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी उपज क्षमता पूसा सुमित से भी ज़्यादा है। करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से हरी फली का उपज क्षमता है। तो ये दोनों किस्म पूसा सुमित और HVFB 41, ये दोनों किस्म किसान भाई अपना बकला का या साहेब सेम का खेती में इस्तेमाल करके भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल एक प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है, जिसकी सहायता से किसान अपने खेतों की मिट्टी को काटने, उठाने और भुरभुरा बनाने का काम कर सकते हैं। इससे खेत में लगी हुई हरित खाद वाली फसलों को भी मिट्टी में अच्छी तरह मिलाया जा सकता है। किसान इससे खेत में छिटे हुए कंपोस्ट और चूना को भी अच्छी तरह से मिलाने का काम कर सकते हैं। कृषि से संबंधित कुछ और गतिविधियों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 2800 रुपए से 5000 रुपए, गेहूं 1450 रुपए से 2000 रुपए, चना 3700 रुपए से 4200 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4500 रुपए से 5400 रुपए, दाल चना 4600 रुपए से 5500 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1100 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 4200 रुपए से 4500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। जी हाँ, तो कहीं जाइएगा नहीं, हम पुनः हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा।
चलिए, विराम के बाद एक बार फिर से हमारे तमाम किसान भाइयों का स्वागत है हमारे पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब बारी है जानकारी की, तो फटाफट आपको जानकारी दे देते हैं हम, और कुछ जानकारी हमें भी लेनी है आपसे। तो पहले ये बताइए कि हमारे किसान भाई अभी क्या कर रहे हैं? अभी लगता है रवि के फसलों में बिजी होंगे। बिल्कुल सही बात। हमारी झुमकी बहन ने बिल्कुल सही कहा कि अब हमारे जो किसान भाई हैं वो अभी रबी फसलों में व्यस्त हैं, यानी रबी फसलों की तैयारी चल रही है और रबी फसल लगा भी चुके हैं हमारे किसान भाई। तो आज हम जानकारी देने जा रहे हैं अपने किसान भाइयों को कि रबी फसलों में कीट प्रबंधन हम कैसे करें। बिल्कुल सही कहा आपने गंद्रू भाई। तो देर ना करते हुए हम फटाफट इस बारे में जानकारी दे देते हैं अपने किसान भाई बहनों को, और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ नवीन कुमार जी। तो आइए जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के एक वैज्ञानिक हैं श्री नवीन कुमार जी। ये हमें जानकारी देंगे रबी फसल में समेकित कीट प्रबंधन के बारे में। नवीन जी, जैसा कि हमने विषय चुना है कि रबी फसल में समेकित कीट प्रबंधन, तो रबी फसल में जैसे सब्जी भी हो गया, दलहन भी हो गया, तिलहन भी हो गया और खासकर गेहूं भी हो गया, तो आप बारी बारी से हमारे किसान भाइयों को बताएं कि सब्जी में कीट प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों, जो कीट का जो कीट के से जो होने वाली जो हानियाँ हैं वो काफ़ी हद तक हैं। तो ये सब्जी में, दलहनी फसलों में और गेहूं वर्ग, ये सब में बहुत प्रभावशाली होते हैं ये कीट। तो किसान भाइयों, आप कीट से और व्याधि से दोनों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप किसी भी ज़मीन का ग्रीष्मकालीन जुताई ज़रूर अवश्य करें, तो जिससे कि यदि गर्मी के दिनों में आप खेत की गहरी जुताई कर लेते हैं तो जो कीट के अंडे हैं और तो वो क्या होते हैं कि गर्मी पड़ने से वो अंडे नष्ट हो जाते हैं, तो उसके कीट के जीवन चक्र में बाधाएं हो जाती हैं, तो उससे वो फिर आपके फसलों पर वो कीट का प्रकोप कम देखा जाता है। साथ साथ जो आप पौधशाला तैयार करते हैं उसमें आप जो पौधशाला तैयार करें उसमें आप 3G थीरम 3G के नाम से आता है, 1 वर्ग मीटर में 3 ग्राम थीरम का प्रयोग अवश्य करें, जिससे जो नेमाटोड भी उससे ख़त्म होता है। साथ साथ जो प्रभावशाली कीट हैं, जैसे टमाटर में जो पत्ता सिकुड़ने वाली जो बीमारियां हैं जो कि विषाणु से होती हैं, मगर वो प्रमुख कीट का ही योगदान होता है। जो कीट बीमारी ग्रस्त पौधों से दूसरे पौधे पे चले जाते हैं और जिससे कि उसमें पत्ता संकुचन की बीमारियां फैलती हैं। तो किसान भाइयों, बीज उपचार भी करना होता है कीटनाशक से। जैसे टमाटर के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड जो एगाउची बीज के नाम से भी आता है, और यदि आप मीडिया के रूप में भी एक आता है जो कि पाउडर आता है इमिडाक्लोरोपिड का, उसको अब 3 ग्राम 1 किलोग्राम बीज में मिला के इसका बीज उपचार करें, और बीज उपचार करने के बाद अपने पौधशाला में वो लगाएं। तो इससे जो होने वाली जो कीट की जो समस्या है वो नहीं होंगी और आपका टमाटर स्वस्थ रहेगा। यदि बैगन में देखा जाए तो बैगन में भी फल छेदक का प्रकोप काफ़ी मात्रा में देखा जाता है, तो उसका भी उपचार आपको किसी कीटनाशक से, जैसे कि सेबिन जो दवा है जिसमें कार्बरिल होता है, तो 1 किलोग्राम बीज में 2 ग्राम सेबिन दवा को मिला लें। तो इससे क्या होगा कि पहले ही कीटनाशक जो कीट के जो प्रकोप हैं वो बीज में बीज उपचार करके वो आगे वो कीट का प्रकोप उसमें नहीं होता है। साथ साथ जब आपके पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, सब्जी वर्गीय पौधे, और उसको जब खेतों में आप स्थानांतरण करते हैं, लगाते हैं, तो कीटनाशक यदि ले लिया जाए, जैसे सेबिन 1 लीटर पानी में 2 ग्राम सेबिन को मिला लिया जाए और उसको घोल को बना के जो सब्जी के पौधे हैं उसके जड़ को साथ साथ पूरे पौधे को यदि हम 15 से 20 मिनट पूरे डुबा के छोड़ दें और उसको फिर खेतों में लगाएं, तो उससे जो आने वाली जो कीट हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये हुआ सब्जी वर्गियों के लिए
साथ साथ और जो दलहनी फसल के लिए भी यदि हम एक ट्राइकोगामा आता है जो कि एक पोस्टकार्ड के रूप में होता है, और उसको यदि हम दलहनी फसलों के शीर्ष से थोड़ा नीचे यदि हम बांध दें ट्राइकोकार्ड्स को, तो उसमें होने वाले जो फल छेदक हैं उससे भी समस्या पा सकते हैं। और यदि हम केमिकल रूप दवा का प्रयोग करें तो सेबिन जो कार्बरिल है उस 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिला के और शाम में यदि हम दलहनी फसलों में खासकर अरहर में भी उसके छिड़काव कर सकते हैं तो काफ़ी हद तक जो फल छेदक दलहनी फसलों में है वो हद तक ठीक होते हैं। साथ साथ जो तना को छेदने वाले जो कीट होते हैं तो उसमें भी हम सेबिन का भी उपयोग कर सकते हैं 1 लीटर में 2 ग्राम। साथ साथ मोनोक्रोटोफास जो कि 1 लीटर में 2 मिलीलीटर मिला के यदि हम दलहनी फसलों पे छिड़काव करें तो उसमें दोनों फल छेदक तना छेदक से भी निजात पाया जा सकता है। साथ साथ जो पत्र लपेटन की समस्या है, जो पत्ते लपेट लिए जाते हैं कीट के द्वारा, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि जब पत्ते लपेट लिए जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और जिससे उत्पादन पर काफ़ी फर्क पड़ता है। तो किसान भाइयों, इसमें आप कोई भी कीटनाशक जैसे सेबिन हुआ, मोनोक्रोटोफास हुआ, आप 1 लीटर में 2 ml मिला के, या और जो आप पाउडर वाले हैं उसको 1 लीटर में 2 ग्राम मिला के यदि छिड़काव करते हैं तो पत्र लपेटन वाली जो समस्या होती है दलहनी फसलों में वो भी हद तक ठीक हो जाता है। साथ साथ गेहूं में होने वाली जो समस्याएं हैं तो उसमें तना छेदक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो तना छेदक में हम कीटनाशक जैसे मोनोक्रोटोफास 1 लीटर पानी में 2 ml मिला के इसका छिड़काव करते हैं तो काफ़ी हद तक वो अच्छा हो जाता है। नवीन जी, जाड़े के दिनों में खास करके जब हम रबी फसल की बात करें तो जाड़ा का मौसम तो रहेगा ही, तो जाड़े के मौसम में ऐसा देखा गया है कि सब्जी में भी और दलहनी और तिलहनी तीनों फसलों को प्रभावित करती है एक कीट लाही। इससे हमारे किसान भाई कैसे निजात पाएँ? देखिए, लाही का बहुत ही अच्छा उपाय है नियंत्रण का कि जब भी लाही आपके फसलों पर दिखाई पड़े तो वो बाहर वाली जो फसल के बाहर में जो पहली पंक्तियां होती हैं उसमें वो प्रभावित करते हैं। तो सर्वप्रथम आप एक डंडा ले लें पतला सा और उसको उस डंडे से उसको झाड़ दें, या उस पत्ते को जहां लाही लगे हुए हैं उस पत्ते को तोड़ के किसी पॉलीथीन में एकत्रित करें और उसको ज़मीन में गाड़ दें, तो इससे भी काफ़ी हद तक अच्छा होता है। साथ साथ यदि आप पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं तो उससे भी लाही की समस्या हद तक अच्छी होती है। और साथ साथ इसमें कीटनाशक जैसे रोगर एक दवा आती है उसका भी उपयोग आप 1.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला के यदि आप छिड़काव करें तो काफ़ी हद तक किसान भाइयों बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो देखा किसान भाइयों, नवीन जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी रबी फसलों में समेकित कीट प्रबंधन के बारे में। नवीन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया जानकारी रहा। लेकिन कुछ हरी सब्जी के बारे में भी अगर अपने किसान भाई बहनों को जानकारी दे दे तो बिल्कुल हम किसान भाइयों को लगातार जानकारी देते रहते हैं। और झारखंड में वैसे भी जुम्की बयान सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर होती है, वो तो है। और यहाँ की सब्जी दूसरे राज्यों में निर्यात किया जाता है, इसलिए झारखंड के सब्जियों की मांग दूसरे राज्यों में भी काफ़ी है। और हमारे जो किसान भाई हैं वो परवल की खेती भी करते हैं भाई। वो तो है। हरी सब्जी की खेती झारखंड में तो होता ही होता है जी। बिल्कुल। और किसान भाई, अगर आप परवल की खेती कर रहे हैं तो उसकी खेती और बढ़िया से कैसे करें, उसके कौन से उन्नत प्रभेद हम लगाएं ताकि हमारी जो फसल है उसकी पैदावार अधिक से अधिक हमें प्राप्त हो सके। तो इस विषय पर हम आपके लिए आज जानकारी लेकर आए हैं और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ धनंजय कुमार जी। तो आइए जानकारी लेते हैं फटाफट। आज हम हार्स प्लांडू में हैं अनुसंधान केंद्र में, और आज हमारे साथ है विशेषज्ञ धनंजय कुमार जो हमें बताएंगे कि वैज्ञानिक तरीके से परवल की खेती किस प्रकार से करें, उसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, प्रायः हम जानते हैं कि झारखंड जैसे प्रदेश में परवल की खेती बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, या जो हमारे जो किसान भाई हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में तो हम आगे चर्चा करेंगे, मगर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसा कि हमारा विषय है कि वैज्ञानिक तरीके से परवल की खेती किस प्रकार से करें, तो हम आपसे सबसे
चलिए ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे जो किसान भाई हैं वैज्ञानिक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो वो खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खेत की तैयारी करना। तो आप हमें उसके बारे में विशेष जानकारी दें। किसान भाइयों, पहले तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि क्या झारखंड में मतलब परवल की खेती हो सकती है कि नहीं। तो इसके बारे में आप पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाएं कि परवल की खेती झारखंड में जो है आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं, बिहार हैं, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, उससे ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से हो सकता है। और जो बात हुई खेत की तैयारी का, तो अभी जो है उपयुक्त समय है परवल के लगाने के लिए। तो पहले तो जो है खेत का ऐसा मतलब खेत तैयारी से पहले खेत का चुनाव कर लें कि किस तरह का खेत में लगाएंगे, क्योंकि परवल का जब हम फसल लगाते हैं, रोपाई करते हैं, तो एक ही जगह पर लगभग 4 से 5 सालों तक रहता है। तो हमको उस तरह का खेत का चुनाव करना है जिसमें कि बारिश के दिनों में जो है पानी का लगाव नहीं हो, जमाव नहीं हो, बारिश हो लेकिन निकास हो जाए। और उस तरह का करना है जहाँ पर कि धूप खूब पड़े, छाया में हमको इसको नहीं लगाना है। तो उस तरह का आप ज़मीन का खेत का चुनाव करें जिसमें कि बारिश का पानी नहीं लगे, गर्मी में आप पानी उसको दीजिए, क्योंकि फसल जो है लगातार आपको 4 से 5 सालों तक रहेगा। अगर एक बार रोपाई करेंगे तो 4 से 5 सालों तक रहेगा। तो उस तरह का जब खेत का चुनाव कर ले रहे हैं तो उसके बाद जो है खेत को कम से कम 1 से 2 बार गहरी जुताई कर दें, क्योंकि फिर जो है 5 साल तक आप उस खेत में कोई जुताई का कार्य नहीं करेंगे। तो जुताई खूब अच्छी तरीक़ा से कर दें। उसके बाद 2-3 बार जो है मतलब उसका ढेला फोड़ दें, इस तरह का जुताई हो तो 3-4 जुताई गहरी हो जाए। उसके बाद जो है उसमें जो है पाटा चला दें, क्योंकि खेत को समतल कर दें, क्योंकि हम लोग पूरे अति में तो इसको क्यारी नहीं बनाते हैं। पाटा चला दें। पाटा चलाने के बाद जो है आप जो है 1-1 मीटर की दूरी पर, लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर और पौधा से पौधा की दूरी 1 मीटर पर जो है 1 से 1.5 फीट जो है गड्ढा, लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा बना दे और तब फिर उसमें जो है परवल की रोपाई करें। हम आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो है कौन कौन से उन्नत प्रभेद हैं जो हैं वो हमारे जो है किसान भाई लगाएं ताकि वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके, उसके बारे में बताएं। किसान भाइयों, अनुसंधान केंद्र पलांडू द्वारा जो है लगभग 20 सालों के अथक प्रयास और शोध के बाद जो है 3 किस्में जो है इस एरिया के लिए विकसित किया गया है। एक है स्वर्ण रेखा जिसमें कि फल जो है लंबा होता है और धारी वाला होता है। दूसरा है स्वर्ण अलौकिक जिसमें बिना धारी वाला होता है, चिकना परवल होता है, जिसका कि बिहार के मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। और आपका रांची के मार्केट में भी जब बिहार का परवल आता है तो उसका मूल्य जो है ज़्यादा रहता है। और तीसरा जो है स्वर्ण सुरुचि, जो कि जिसमें भी उसमें भी धारी नहीं है, चिकना है। तो ये तीनों किस्में जो है उपयुक्त है यहाँ के लिए। और इसका पौधा जो है हमारे अनुसंधान केंद्र में उपलब्ध है, आप इसको यहाँ से खरीद करके लगा सकते हैं। हम आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो है परवल की जो पौधे हैं वो हम बीज से ना लगा करके पौधे से लगाते हैं, वो क्या है उसके बारे में आप हमें बताएं। किसान भाइयों, जितने भी मतलब आप सब्जी देखे होंगे तो जैसे सब्जी का अगर फूल के आधार पर वर्गीकरण करें तो 3 तरह का सब्जियां होती हैं। जैसे कि कुछ सब्जियां बैगन, टमाटर, जितना दलहनी सब्जी है, भिंडी है, उसमें क्या है कि एक ही फूल में दोनों अंग होते हैं, नर और मादा, तो उसमें फलन ज़्यादा होता है। उसके बाद जितनी लत्तीदार सब्जी है उसमें एक ही पौधा में 2 तरह का फूल होते हैं। एक जो मादा फूल बोलते हैं जिसमें जो भतिया लगता है जिससे कि फल विकसित होता है, तो वह हुआ मादा फूल। और एक होता है उसमें खाली फूल होता है जिसमें पराग होता है, वो नर फूल है। और परवल तीसरी वर्ग का है जिसमें कि पौधा ही अलग अलग होता है। नर में सिर्फ खाली फूल आएगा, उसमें पराग रहेगा, उसमें फलन नहीं होगा। और मादा में जो है खाली मतलब फल वाला फूल रहेगा लेकिन पराग नहीं रहेगा। तो अगर नर का पराग जब तक मादा में नहीं आएगा तब तक आपको फल विकसित नहीं होगा। इसलिए जो है इसको हम लोग कटिंग से, पौधे लतर के कटिंग से या जड़ के कटिंग से लगाते हैं। क्योंकि अगर जब हम बीज से लगाएंगे तो पहला तो है कि जब बीज से हम पौधा तैयार करेंगे तो लगभग आधा जो है नर हो जाएगा, जितना कि हम उसको उतना हमको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमको 10 से 20% नर के पौधा की आवश्यकता है, 80 से 90% पौधा जो है हमको मादा होना चाहिए। दूसरा है कि जब बीज से हम लगाएंगे तो उसका जो है फल का जो है आकार या रंग जो है या उपज में कमी या बेसी जो है मतलब अगले सीजन में आपको प्राप्त होगा। इसलिए इसको जो है हम लोग बीज से नहीं लगा करके
पौधा तैयार करके लत्तर के कटिंग से या जड़ के कटिंग से लगाते हैं। इसके साथ साथ किसान भाई, अगर आप एक बार इस परवल को लगा लेंगे तो फिर आप ही का हो जाएगा। आप इससे अपना पौधा भी बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और दूसरों को भी आप बेच सकते हैं। तो निकाई गुड़ाई और सिंचाई हम अपने परवल की जो है पौधे हैं उसके लिए किस प्रकार से करें, वो आप हमें बताएं। और जब इसका बढ़वार शुरू होगा, जब गर्मी प्रारंभ हो जाएगा तो मार्च के महीने से बढ़वार शुरू होगा और उस समय फूल आना प्रारंभ होगा, तब जो है आप उसको जो है बांस का खूंटा और तार से या झाड़ी से सहारा दे करके लत्तर को ऊपर चढ़ाएंगे। और उस तरह से अगर आप देखभाल सही से करेंगे तो अप्रैल से जो है आपका तुड़ाई प्रारंभ होगा और अक्टूबर माह तक चलेगा। उसके साथ साथ किसान भाई, आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर परवल का रोपाई आप कर रहे हैं तो 1-1 मीटर के जो हम बता रहे हैं कि दूरी में जो आप पौधा लगा रहे हैं, तो उसके बीच में जो है अभी जाड़े के मौसम में क्योंकि आपका खेत खाली रहेगा और परवल जो है फलन में आएगा मार्च अप्रैल में, तो उसमें जैसे प्याज आप लगा सकते हैं या फ्रेंच बीन लगा सकते हैं, जिसका कि मतलब बढ़वार ज़्यादा नहीं हो, हमारा परवल का पौधा को नहीं ढके। तो उस तरह का फसल को अगर आप लगा देंगे तो उससे जब तक हमारा परवल का तुड़ाई प्रारंभ नहीं होगा तब तक आपको उस सब्जी से जो है मुनाफा प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। इस जानकारी से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे, आशा करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। चलिए, रबी फसलों में कीट प्रबंधन की जानकारी हमने किसान भाइयों को दिलवा दी, साथ में जानकारी दिलवा दी परवल के उन्नत खेती और उसके उन्नत प्रभेद के बारे में। और एक जानकारी और है झुमकी बहन, और वो जानकारी हमें प्राप्त हुई है IMD पुणे से। तो चलिए लेते हैं ये जानकारी भी। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश साफ रहेगा, बारिश होने की संभावना नहीं है। हवा उत्तर से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान भाई मसूर की खेती करना चाहते हैं वे मसूर की अनुशंसित किस्म DPL 15, DPI 62, PL 639, PL 406 में से किसी एक किस्म को लगाएं। जो किसान भाई पैरा फसल पद्धति से खेती करना चाहते हैं वे सबसे पहले उपयुक्त खेत का चुनाव करें। इसके लिए मध्य जमीन 2-2 वाली जमीन श्रेष्ठ मानी जाती है। दलहनी फसल की बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। चलिए, छोटी जानकारी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ना? लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि अब हमारे कार्यक्रम का समय भी शेष हो रहा है, तो हम अपने किसान भाइयों से विदा लेंगे, लेकिन जाते जाते हम अपना पता बताएंगे। पता बताइए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, राजपुर रोड, रांची। पिन संख्या 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, लिखना ना भूलिएगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।